सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू किया था मेरे पास था वो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल थी। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास अधातु है उसके रासायनिक गुणधर्म थे। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें पहला पॉइंट करवाया था, पहला पॉइंट थोड़ा सा लंबा था। कल मैं तुम्हें एक बातें बताई थी, जो मेरे पास पॉइंट 1 होता है, तो लास्ट क्लास में तुम्हें एक बात बताई थी मैंने। अगर हम किसी का एक एटम लेके चलते हैं हम उसको बोलते हैं मोनो। ठीक है, 2 को बोलते हैं डाई, और 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, और जो 6 है उसको हेक्सा बोलते हैं, 7th को हेप्टा, और जो 8th है उसे ऑक्टो, और 9th को नोनो, और 10th को डेका बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बात तुम्हें लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं, तो तुम्हें सारा याद होना चाहिए पहले। ठीक, अब आ जाओ उसके अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट तुम्हें पॉइंट डालना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो तुम्हारे पास सेकंड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। ऑक्सीजन है, पहला था ऑक्सीजन, दूसरा लिखवा रहा हूं मैं आज। ठीक है भाई, सबसे पहली बात यहां देखो, जो मेरे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो नो रिएक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो थर्ड है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। भाई मैं तुम्हें डाइल्यूट एसिड के बारे में बता चुका हूँ क्या होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, जो मेरे पास डाइल्यूट एसिड है मेरे पास क्या भाई, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, तुम जितना ज़्यादा पानी ले सकते हो उतना ज़्यादा पानी ले लो। ठीक है, अब सुनो, तो अगर हम कभी भी इसको रिएक्ट करते हैं ना, तो ये भी मेरे पास रिएक्ट नहीं करता। डाइल्यूट एसिड जो नॉन मेटल है, अधातु है, पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, दूसरा ये भी सेम है, अगर मैं नॉन मेटल लूं तो नॉन मेटल और मैं इसमें ले लूं डाइल्यूट एसिड, तो ये भी नो रिएक्शन, ये भी कोई रिएक्शन नहीं करता। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास क्या भाई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल है विद सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या भाई, मेरे पास देखो सॉल्ट सॉल्यूशन का मैं तुम्हें मेटल के साथ बता चुका हूँ, जो मेरे पास धातु है उसके साथ मैं तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो जो मोर रिएक्टिव है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा। ठीक है, जो मेरे पास मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसमें क्या था मेरे पास कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव metal from its salt solution। और इसका उल्टा मैंने बताया था कि जो मेरे पास जो है बट लेस रिएक्टिव, या फिर बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। भाई इसका मतलब क्या है, सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कोई सा मेरे पास लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है, क्या बोला मैंने,
अगर मेरे पास कोई सा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर मैं मोर रिएक्टिव, समझ रहे हो ना लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव क्या होता है, कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील, पता है सब। तो अगर जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव को अगर मैं लेस रिएक्टिव नॉन मेटल के सॉल्यूशन में डालता हूँ तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, हटा देगा। लेकिन अगर मैं जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है, जो मेरे पास लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है, अगर मैं उसको मोर रिएक्टिव नॉन मेटल नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालता हूँ तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन जो मेरे पास लेस रिएक्टिव है, जो कम अभिक्रियाशील है, वो ज़्यादा वाले को नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस तुम्हें ये बात ध्यान रखे चलनी है। फिर सुनो भाई, जो मेरे पास अगला है इसमें मैं तुम्हें ना लिखवा दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसमें मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है कि अगर मैं सोडियम ब्रोमाइन को लेता हूँ, सोडियम ब्रोमाइन लिया मैंने, इसमें मैंने मिक्स कर दिया क्लोरीन, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइन, इसमें क्या मिक्स किया भाई मैंने, क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया है मैंने। तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने के बाद मेरे पास से दो चीज़ें, एक तो पहले सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, यहाँ जाके ये वाला सोडियम आ जाएगा इसके साथ, सोडियम क्लोराइड, और प्लस जो मेरे पास ब्रोमाइन है वो अलग हो जाएगा। सुनो भाई, है क्या मेरे पास जो सोडियम ब्रोमाइन, क्या है सोडियम ब्रोमाइन, सोडियम ब्रोमाइन मेरे पास एक तरीके से मान के चल लो सॉल्यूशन है। सोडियम ब्रोमाइन यहाँ समझो, सोडियम ब्रोमाइन है, ये मेरे पास लेस रिएक्टिव कम अभिक्रियाशील, बस में देखो ये मेरे पास लेस रिएक्टिव नॉन मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। मेरे पास क्या है, ये कम अभिक्रियाशील अधातु का एक तरीके से विलयन है। इसके अंदर मैंने जैसे ही मोर रिएक्टिव नॉन मेटल को डाला, मैंने क्या किया इसके अंदर, जैसे ही जो मेरे पास ये क्या है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। जो मेरे पास मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो भाई इस मोर रिएक्टिव नॉन मेटल ने इसमें से जो मेरे पास लेस रिएक्टिव था, जो ब्रोमाइन है मेरे पास लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है, इसको हटा दिया, हटा के अलग कर दिया ना अलग। ये तो बात ध्यान रख के चलनी है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने लाइन लिख दिया कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस, जो मेरे पास मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस, क्या करता है वो डिस्प्लेस करेगा, किसे करेगा भाई, लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। किसको, किसे करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को, कहाँ से, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ये मेरे पास मेटल वाले में हो चुका है, ये मेरे पास बस वही नॉन मेटल वाला है। एक भाई यहाँ पे नॉन मेटल डाल लेना, यहाँ पे नॉन है, नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और भाई मैं लिखा कि बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, वाइस वर्सा का मतलब है इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है भाई, कि अगर मैं लेस रिएक्टिव, जो मेरे पास लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव वाले में डालूंगा तो हटाएगा नहीं भाई। जिसको पुराना याद होगा अच्छे से वो ढंग समझ रहा होगा, वरना सर के ऊपर से बहुत आधा बहुत जा रहा होगा। पुराना पता होना चाहिए पर है, क्योंकि पुराना याद नहीं करो दिक्कत आएगी। यानी बात में आ गई। इसको बस सिंबल की फॉर्म लिख दे रहा हूँ, मान लो 2NaBr, क्यों ब्रोमाइन का Br होगा, और प्लस जो क्लोरीन है Cl2, मैं गया इस साइड, तो जो ब्रोमाइन है बस मेरे पास वो अलग हो जाएगा Br2, ये आएगा 2NaCl और प्लस Br2, ठीक है। भाई इसको नंबरिंग में दिक्कत है, उसको मतलब कि बैलेंसिंग में दिक्कत है, तो पहले बैलेंसिंग सीख लेना, जिसको नंबर लिखने में दिक्कत आती है कि भाई नंबर कौन सा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। समझ में आ रही है बात, जिसको ये नंबर वगैरह लिखने में दिक्कत आती है इसका मतलब उसको बैलेंसिंग में दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, ये कौन सा पॉइंट था भाई, 5th पॉइंट है। रिएक्शन ऑफ नॉन
मेटल विद क्लोरीन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई, जो क्लोरीन का जो मेरे पास क्या है यहाँ पे, क्लोरीन को रिएक्ट करवा रहे हैं नॉन मेटल के साथ। ठीक, तो क्लोरीन को अगर मैं नॉन मेटल से रिएक्ट करवाता हूँ तो उस केस में क्या होता है मेरे पास, ये समझो। भाई सबसे पहली चीज़ यहाँ मेरे पास सबको एक बात ध्यान रखते हैं, कोवलेंट क्लोराइड। सुनो, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, नॉन मेटल रिएक्ट with chlorine to form covalent chloride। कोवलेंट क्लोराइड भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। which are non-electrodes, which are non-electrodes। अब सुनो भाई, क्या है इसका मतलब, मैंने बोला कि जो नॉन मेटल है जब वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड विच आर नॉन इलेक्ट्रोड्स। हमें पता होना चाहिए, देखो पहले मैं इलेक्ट्रोड्स वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने क्या बोला, नॉन। ठीक है, तो नॉन, देखो मैंने पहले तुम्हें बताया मैंने इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो मेरे पास है उसका मतलब होता है जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो अगर नॉन इलेक्ट्रोड्स बोलूंगा इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जो बिजली आर पार नहीं करता अपने से। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या भाई, विच डू नॉट, यहाँ पे बस ला लेना विच डू नॉट, ऐसे पूरा बढ़ा लेना। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, क्या बोल रहा हूँ, नॉन इलेक्ट्रोड्स का मतलब है जो बिजली कंडक्ट नहीं करता। अब सुनो, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कोवलेंट क्लोराइड क्या होता है। सुनो, ये सबका होगा नीचे वाला, ये नहीं हुआ सिर्फ। सुनो भाई, सबसे पहली बात तुम्हें एक चीज ध्यान रख के चलना, हमारे पास होता क्या है जब भी किसी एक एटम को, अच्छा यहाँ पहले सब फोकस करो एक बार, मेरे पास एक कंपाउंड का नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका, ठीक है, मीथेन है। तो ये मीथेन पता कैसे बना है, सबसे पहली चीज हमें दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। मुझे क्या पता है यहाँ पे नीचे होगा इसका, वरना साइड वाले में से कर लेना जिसका नहीं हुआ है। यहाँ सुनो, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मेरे पास CH4 है, तो मैं कार्बन की वैलेंसी पता है 4 होती है। ठीक, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1। तो मैंने हाइड्रोजन कितना लिखे, हाइड्रोजन लिया मैंने 4, ऐसे तो है। तो देखो इसकी वैलेंसी भी 4 है और इसकी वैलेंसी भी 4 है। बात समझ आ रही है। तो मैं एक बात ध्यान रख के चलना है, जब मेरे पास दोनों के दोनों एलिमेंट, जब तक दोनों के दोनों एलिमेंट मेरे पास सेम नहीं हो जाते, ठीक है, तो हम उसको एक तरीके से जोड़ नहीं सकते हैं, वो कंपाउंड नहीं बनाएगा। जब तक दोनों एलिमेंट के जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोल सकते हैं, या फिर जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, पास में क्या बोल रहा हूँ, जब तक जो मेरे पास हम जिन दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, हम जिन एलिमेंट को आपस में जोड़ रहे हैं, अगर उनके जो वैलेंसी है मैच नहीं करती है, अगर उनकी वैलेंसी मैच नहीं करती, हम उसको एक तरीके से मान लो जोड़ नहीं सकते हैं, वो कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। वो समझा कुछ क्या कह रहा हूँ मैं। अब सुनो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कुछ इलेक्ट्रॉन को या फिर कुछ वैलेंसी को बाहर छोड़ के आपस में जुड़ जाते हैं। बस हमारी क्या बोल रहा हूँ, देखो जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ ना CH3, ये पॉसिबल है। बस भाई ये मेरे पास पॉसिबल है। देखो ये पहले कैसे बना है, ये मेरे पास बना है C 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 है तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे।
ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन कर दिए मैंने, तो ये कार्बन का है, ये मेरे पास क्या है भाई, ये सारे के सारे क्या जुड़ गए, बस में आई, मेरे पास के सारे जुड़ गए। तो इनके देखो ये तो जुड़ गए, ये बन गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो कार्बन कितने 4 है, 1 2 3 4 है, ये 4 है। लेकिन मेरे पास जो देखो हाइड्रोजन 4 लिया ना, अगर मैं इसको 3 कर दूं, अगर मैं हाइड्रोजन को 3 कर दूं, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, सुनो, यहाँ मेरे पास ठीक है, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ा, एक खाली रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या फ्री है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या भाई फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन का मेरे पास मतलब ये है कि कोई सा भी एलिमेंट आके इसको आराम से इसमें साथ चिपक सकता है। कोई सा भी एलिमेंट ऐसे आवारा घूम रहा होगा ना एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो कोई सा भी जो एलिमेंट है अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ही हमारे पास वातावरण में घूम रहा होगा, कोई भी आके जुड़ जाएगा इसके साथ, समझे, जैसे हाइड्रोजन कोई सा घूम रहा होगा, ठीक, तो इसमें आसानी से जुड़ जाएगा ये। पहली बात तो देखो, पूरा मीथेन गैस बनानी है, पूरा मीथेन बनने के लिए उसको CH4 चाहिए, ऐसा चाहिए उसका, ठीक है, तो ऐसा बना, देखो पूरा मीथेन कब बनेगा, जब पूरा CH4 आ जाएगा, ठीक। लेकिन CH4 बन रहा है अभी, इस टाइम पे CH4 नहीं है, यहाँ पे जो मेरे पास है CH4 नहीं है। अगर जैसे CH4 हो जाएगा, मेरे पास बन जाएगा मीथेन गैस। कौन सी बनेगी, मीथेन गैस, ठीक। तो मीथेन गैस को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास क्या चारों के 4 चाहिए, मतलब कि एक जो कंपाउंड का नाम हमें पता है उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को चाहिए। अच्छा मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, इसे मेरे पास, अच्छा ये CO2 है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ना, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों भाई, मेरे पास O का सिर्फ एक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पता है ना, मोनो मतलब कि मोनो होता है, डाई होता है, फिर ट्राई होता है, पता है, साथ नहीं पता है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है भाई, ये चारों के देखो, तो अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, मुझे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन मेरे पास एक होना चाहिए, ऑक्सीजन का 2 नहीं होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है। अब मैं वही चीज़ तुम्हें यहाँ पर सारी बता रहा हूँ, ठीक। बस तुम्हें मैंने इस कोवेलेंट वर्ड को समझाया है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्या बनता है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर किसी एक कंपाउंड को हमें बनाना है तो जितनी उसमें जरूरत है उतना होना चाहिए। अच्छा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ा है 9th क्लास का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन सुनो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में क्या होता है, मेरे पास कोई से 2 एलिमेंट है, उसका मास हमेशा सेम रहता है। अगर जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जितना कार्बन का मास अभी है वो बात मतलब कि हमेशा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर हाइड्रोजन का 2 है ना, ठीक है, और ऑक्सीजन का मेरे पास 1 है, तो हमेशा इतना होना चाहिए, इनके मास हमेशा सेम होना चाहिए। वैसे इसका मास 1:8 का होता है, ठीक। इनका जो वजन है हमेशा सेम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड बनना, वरना पानी बनेगा नहीं। समझ में आ रही बात। अच्छा, मैं तुमसे कभी बोल दूं कि बच्चों पानी का फॉर्मूला बताओ, तुम हमेशा H2O ही बोलोगे ना, हमेशा ये तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। बाद में नंबर थोड़े बहुत बढ़ा देते हैं, वो बात अलग की है, लेकिन सब देखो। अच्छा, मैं नंबर बढ़ा देते हैं, मैं इसको ऐसा बोल दूंगा ना कि मैंने बोला H8O4 ऐसा बोल दिया, मेरे पास ये भी वही है, हाइड्रोजन ऑक्साइड ही है ये, दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लूंगा। ये लो भाई, H दोबारा से मेरे पास क्या 2 हो गया और O1 हो गया। ये लो, हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं, बाहर वाले को नहीं पढ़ते, इस वाले को पढ़ते ही नहीं हम। जो नंबर बाहर लिखे होते हैं उसको नहीं पढ़ते, सिर्फ अंदर वाले को पढ़ना होता है कि नंबर क्या बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, समझ रहे हो। मैं तुम्हें कभी लिख दूं ना, ऐसा लिखा है, तुम क्या बोलते हो इसको, ठीक है सोडियम है, सोडियम मैंने, मैं इसमें 2 लगाता हूँ, तुम हल्का सा क्या, मैं देखो यहाँ लगाया 2, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को यहाँ थोड़ा बाहर लिख दूँ, भाई इसकी वैल्यू नहीं लेनी होती, ये किसी के साथ जुड़ने के साथ आएगा। ये जब किसी के साथ अभी ये सोडियम है, ठीक, मैं किसी चीज को जोड़ दूं ना, अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे किसी को जोड़ता हूँ, ठीक है, अब मैं ऐसा बोल दूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत आती है, वरना मेरे पास आगे कुछ भी नंबर लिखे हो, 2 लिखे हो, मैं तो कह रहा हूँ 12 लिखे हो, इसको तुम नॉर्मल सोडियम पढ़ा करो, ठीक, तभी तुम थोड़ा बहुत समझ पाओगे, वरना दिक्कत आएगी तुम्हें, ठीक है। सुनो भाई, देखो अगली बात करता हूं मैं तुम्हें पहले ये सारी बात बता दी। कोवेलेंट बॉन्ड का तुम्हें मतलब समझना है भाई, जब भी कोई से 2 चीज जुड़ जाए ना आपस में, जब भी कोई 2 चीज आपस में जुड़ जाए और दोनों की वैल्यू सेम हो,
ठीक, पता है मैंने यहाँ पे 4 होने चाहिए, उसकी हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हम किसकी बात करने वाले हैं? कोवैलेंट क्लोराइड की। ठीक, तो कोवैलेंट के बदले तुम्हारे पास कोई सा भी, मेरे पास एक नॉन मेटल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई सा भी एक नॉन मेटल आ जाएगा। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले मेरे पास है हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन लिया है। अगर हाइड्रोजन को मैं रिएक्ट करवाता हूँ, सुनो मैंने क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन मेरे पास रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो वो जो मेरे पास बनाएगा ना, वो कोवैलेंट क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे पास? वो कोवैलेंट क्लोराइड, कोवैलेंट क्लोराइड। और कोवैलेंट के मतलब क्या है मेरे पास? नॉन मेटल। नॉन मेटल का नाम क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन। पास में क्या बोल रहा हूँ? कोवैलेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई सा भी नॉन मेटल है। अब मैं इसको जो उसकी एक्चुअल में रिएक्शन है वो लिख रहा हूँ। मैंने लिखा पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया गया है क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, तो ये जो यहाँ पे आके बना है, ठीक है, मेरे पास मिलेगा मतलब कि मेरे पास मिल जाएगा भाई यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो कोवैलेंट क्लोराइड था ना, कोवैलेंट क्लोराइड, कोवैलेंट का मेरे पास यहाँ पे कोई सा भी नॉन मेटल है, तो क्या लिखूँ मैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब सुनो, तो मेरे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या मैंने H2 लिया मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या जो क्लोरीन है, क्लोरीन मैंने Cl2 ले लिया, तो यहाँ पे जाके इसको बना दो हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो क्या लिखूंगा? देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, H2Cl2 लिख सकता हूँ ऐसा, लेकिन अगर कुछ कॉमन आता कॉमन ले लेते हैं। मैं तुरंत बताता हूँ, थोड़ी देर पहले बोल रही, मान लो ऐसा है मेरे पास, मैं तो नहीं वाला कि H8 है और फिर जाके पास O है, वो 4 है, तो इसमें से कॉमन ले लो बाहर, 2 कॉमन, 4 बाहर आया कॉमन, तो H2O मेरे पास असली एलिमेंट का नाम ही है। ठीक, ये कुछ नहीं है, अगर हमारे पास कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद जो बचता है हमें उसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख दो 2HCl। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसको जिसमें देखा था बता देना एक बार। सुनो भाई, तुम्हें इसी के साथ का फॉस्फोरस का करके लाना, फास्फोरस का करके लेके आना है। लिख लो तुम्हें जो इसका दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल दूसरा डालो फास्फोरस। नेक्स्ट देख लो, तुम्हारे पास एक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। ये बता रहा है इसको फास्फोरस का करना है, तुम्हें खुद फास्फोरस का खुद करना है। अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। और भाई जिसकी लास्ट क्लास छूटी है ले लेना, बहुत फायदे में रहोगे, वरना आगे की ना बहुत सारी क्लास तुम्हें समझने में क्या क्या कौन सी लैंग्वेज बोली मैंने, ये जो मैंने बोला कि क्या बोला मैं स्टार्टिंग में, मोनो डाई ट्राई पेंटा हेक्सा सब बोलूँगा, दिक्कत आएगी इसमें, तुम्हें इसको पढ़ने में तुम्हें दिक्कत आएगी। फिर सुनो भाई, मैंने पिछला क्या बताया? कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है ना, मैंने बोला कि अगर क्लोरीन के साथ होगा तो कोवैलेंट क्लोराइड बनाएगा, लेकिन ऐसे अगर हाइड्रोजन के साथ होगा तो बनाएगा कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, अब सुनो, तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास नॉन मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, non-metal react with hydrogen to form covalent hydride। ठीक है, तो क्या बनाएगा हमारे पास? कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें इसके कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं, अच्छा ये बताया हाइड्राइड्स को क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे अच्छा यहाँ पे सल्फेट था, ठीक है, सल्फेट का सल्फाइड बनता है। ठीक, मैं इसको तुम्हें अगला बोल दूं कि मेरे पास कोई सा, अच्छा देखो तुम्हें कुछ करना नहीं होता, बस तुम्हें बात पता होनी चाहिए, हाइड्रेट्स बनाएगा वो, कोवैलेंट बना रहा है और हाइड्रेट्स बनाएगा, और कुछ नहीं है। इन बातों को बस याद रख लो। तुम्हें किसी भी तरीके से देखो, तुम्हें कोई सी भी रिएक्शन आ जाए ना, सुन जाओ,
मैंने कहा तुम्हें कोई सी भी रिएक्शन आ जाए, अगर तुम्हें रिएक्शन के अंदर नहीं पता कि क्या हो रहा है, अगर तुम्हें ये बात याद नहीं रहती है कि रिएक्शन में क्या होता क्या है, तो तुम्हें ना उसके इक्वेशन याद होनी चाहिए कम से कम कि भाई इक्वेशन में क्या हुआ था। ज़्यादातर ना देखो भाई, हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन आता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है वाला। और भाई ज़्यादातर केस में आता ही आता है, थोड़ा इस बात को याद रख के चल लेना। सुनो, तो मैंने क्या बोला, मैं इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ कोई सा, अगर मैं इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल लेके चलूँ, एग्जाम्पल में मैं सल्फर ले रहा हूँ कि मैंने सल्फर को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन, मतलब बोल दूँ कि मैंने हाइड्रोजन का रिएक्ट किया गया सल्फर के साथ, हाइड्रोजन को रिएक्ट करा मैंने सल्फर के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे जो बन रहा है ना हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है या सल्फाइड बन रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड है। सुनो क्या भाई, इसके अंदर हाइड्रोजन H2, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिया भाई सल्फर का मैंने सिर्फ S ले लिया यहाँ पे, मतलब सिंपल सा लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है तो H2S बन रहा है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को? भाई तुम्हारे पास जितने भी जो मेटल और जो नॉन मेटल है, इनके जितने भी पॉइंट थे रिएक्शन वाले, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ है सारी खत्म हो गई है। हम जो है नेक्स्ट क्लास में 2 से 3 टॉपिक करेंगे। सबसे पहला मेरे पास है डिफरेंस पढ़ेंगे हम दोनों के बीच में कि मेटल में और नॉन मेटल उसमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद जो तुम्हारे पास है हम देखेंगे कि मेटल का यूज़ कहाँ पे होता है, जो धातु है उसका उपयोग कहाँ पे है। उसके बाद अगला है वो है नॉन मेटल के उपयोग कहाँ पे है। भाई सुनो, इसके बाद से तुम्हारी शुरू होगी हार्ड क्लास इस चैप्टर की, इस टॉपिक के बाद से थोड़ी सी हार्ड क्लास शुरू होगी, जिसको समझने के लिए बहुत बुद्धि चलानी पड़ेगी। ये थोड़ा ध्यान रख के चलना, वरना अगर किसी को कोई याद करना कर भी सकता है आराम से। जिसको बहुत डीप में नहीं पढ़ना ना, तो आराम से जो बातें बोलूँगा इसको याद कर लेना, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बस याद कर लेना। एग्ज़ाम में तुम्हारे पास डिट्टो आएगा। बस दिक्कत यहाँ पे होगी कि जिन बच्चों ने समझ के क्या होगा वो भूलेंगे नहीं, और जिन बच्चों ने नहीं समझा होगा वो हल्का बहुत भूलना शुरू कर देंगे बस, ठीक है। चलो इस बात को नोट डाउन।